नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा। छोटा भाई है मेरा दौलत वैद्य, जो इस लॉकडाउन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खोज रहे हैं अपने छोटे या नए कलाकारों के लिए, या जो कुछ सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, जो कुछ एक्टिंग में या थिएटर में या किसी भी इस आर्ट के फील्ड में। तो मैं अपने दोस्त और छोटे भाई दौलत वैद्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं अभी We're living through very unusual times where all of us are locked up in our homes. As performance artists, we have to find new ways of how we express and what kind of space we can work within. As we all know, the theatre is about contact, it's about intimacy, it's about a group of people being in the same room, breathing, responding. But now suddenly something very insidious has entered into that space, which has to do with contamination, with contagion. So I think what Daulat Ved has decided is very interesting. It's got great foresight into it. That where within the confines of your own home, you can create, you can be adventurous, you can use everyday objects, and you can create some kind of soliloquy, a monologue, a question, a performance, a connection. So many things can be done. Namo, 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 Hey Gajbadan, 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 Namo, Namo, Hey Gajbadan, 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 Namo, Namo, Hey Gajbadan. विघ्नहरण गुण महासदन है, वक्र देह फिर वक्र बदन है। विघ्नहरण गुण महासदन है, वक्र देह फिर वक्र बदन है। महाकाय तू मूषक निर्मल, ऐसी माया ज्ञान की निर्जल। महाकाय तू मूषक निर्मल, ऐसी माया ज्ञान की निर्जल। मूर्खों के भी बुद्धि विधाता, भरत सुतों के सिद्धि प्रदाता। नमो नमो हे गजबदन, गजबदन, गजबदन। नमो नमो हे गजबदन। सूंड ला दे, अरे सूंड ला दे, दूध ला दे, दूध ला दे, हत्थे ला दे, चल हत्थे ला दे, टांगे ला दे, दो टांगे ला दे, सूंड ला दे, दूध ला दे, मुकुट नए आभूषण ला दे, वस्त्र दुशाला सब पहना दे। नमो नमो हे गजबदन, गजबदन, गजबदन। नमो नमो हे गजबदन। प्रणाम प्रणाम कृष्णा 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 प्रभु मरोगे मरोगे पशुओं की तरह।
आलू माई की कहाबो दुख परानो निगरे ना दे खिया सांग आलू माई की कहाबो दुख परानो निगरे ना दे खिया सांग কোথা যাও কোথা থাকো কিবা কারে মন হাসাম বুলিতে কুলা করে মন आलो माई की कहाबो दुख परानो निगरे ना दे खिया सांग दुख। आधा वर्ष है जनाब, आधा वर्ष है उन सब साहिबान के लिए जिनके पास हमारे प्रोग्राम को देखने का वक्त ना हो या फिर खरीदने के लिए पैसे ना हो। अल्लाह नाराज ना होइएगा, माली हालत तो हमारी भी कुछ ऐसी है। या फिर उनके लिए जो अपना चश्मा घर भूल आए हों या फिर पढ़ ही नहीं सकते हो। हमें शर्माने की कोई बात नहीं है, पढ़ तो मैं भी नहीं सकता हूं। उन सब साहिबान के लिए जिनके लिए ये ड्रामा हम पेश करने जा रहे हैं उसका किस्सा मुख्तसर बताने की मैं जरूरत कर रहा हूं। जगह, आह क्या बात है, लखनऊ, अम्मा मियां लखनऊ, 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 जहां हमेशा खुला हुआ नीला आसमान हो, सुनहरी धूप झलकती हो, गोमती का किनारा हो, कैसर बाग की रंगरैलियां हुजूर, बाग की अटखैलियां हो, और जहां की औरतें औरतें अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो। साल उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई सा भी हो। वाकया एक सराय में होता है और सराय में इस वक्त ठहरे हुए हैं एक नवाब जो कि बहुत अमीर है लेकिन बेवकूफ है, और एक अमीर उल मुल्क जो कि निहायती कंजूस और मगरूर है, और एक खां साहब या खुदा औरतों से सख्त नफरत करता है। और इन सब की देखभाल के लिए गरीब, थका हारा, हद से भी ज्यादा मेहनती नौकर जिसका नाम है, अरे आया मालिक आया, अरे मालिक आया, मालिक आया, अरे मालिक आया। देखा आप लोगों ने, देखा, फैजू 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 फैजू। मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। अब जो मैं यहां हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो मैं यहां से बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं? शायद अपने बारे में इतना कह देना काफी है
कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं, जिस आदमी से आप टकरा जाते हैं, वो आदमी मैं। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहां रहता हूं, क्या काम करता हूं, किस किस से मिलता हूं और किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने के वक्त आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। एक अजनबी, सिर्फ एक अजनबी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप पहले आदमी नहीं हैं जो ऐसा कह रहे हैं। आपसे पहले 18वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि भारतीय अमृत नकली है। उनका कहना था कि अंग्रेज भले ही हमें हमारे देश को लूटने के लिए आए हों, पर सामाजिक क्रांति उन्होंने की। उनका कहना था कि यहाँ के लोग भेड़ और बकरी चराने वाले अर्ध बर्बर अर्ध सभ्य थे। उन्हें इंसान बनाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने अमृत का प्रयोग किया, कृषि और उद्योग धंधों के गठजोड़ को ही तोड़ दिया। बताओ, भारत की आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था को समझे देखे बगैर जब कार्ल मार्क्स जैसा विचारक ये बोल सकता है, तो आप भी बोल सकते हो। मैं तो कलाकार हूं, मैं तो नाटक करने आया था, लेकिन नाटक करने से पहले मुझे यह साबित करना है कि ये अमृत है और असली है। मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूं। एक बार मेरे पिताजी मार्केट से घी खरीद कर लाए, उन्होंने मां के पास रख दिया और बोले देख लेना, चेक कर लेना ठीक है कि नहीं। मां ने एक चुटकी भर घी निकाला, अपनी नाक के पास ले गई, उसने सूंघा और उसके अंदर एकदम मुस्कान खिल गई और बोली एकदम असली है, गाय का है। अब दोस्तों, उसके बाद 20 साल बाद जब पिताजी नहीं रहे, मैं घी खरीद कर लाया, मैंने मां के पास रख दिया, मैंने कहा मां चेक कर लेना ठीक है कि नहीं। मां ने सेम टू सेम चुटकी भर घी निकाला, अपनी नाक के पास ले गई और उसकी सांसों में ऐसी गंध पसरी कि जैसे उसे सूंघने का पछतावा हो रहा हो, और एकदम बोली बेटा कहां से लाए हो इसको। मैंने तपाक से उत्तर दिया बाबा कामदेव की दुकान से, वहां तो हर माल असली ही होता है और मां देखती नहीं हो रात दिन टीवी पे जिसका प्रचार आता है। मां बोली बेटा मेरी नाक खराब हो गई है, अब गंध को सूंघने की मेरी आदम चेतना समाप्त हो चुकी है, अब चाहो तो इसको स्वीकार कर लो या किसी प्रयोगशाला में जाकर इसकी जांच करा लो। मैंने कहा मां झंझट में मत पड़ो, आपकी आदम चेतना ही प्रयोगशाला की चेतना है। अब देखो ना मां, यहां आदमी 50-50 पाप करता है, एक छोटा सा पुण्य कर देता है, वो पुण्य खबर बन जाती है। अरे हत्या की सुपारी के पैसों से आदमी मंदिर बनवाता है और वो टीवी और अखबार का नायक बन जाता है। खैर मां के समझाने पर घी को तो मैं प्रयोगशाला लेके नहीं गया, क्योंकि दोस्तों पेट की प्रयोगशाला से बड़ी तो कोई प्रयोगशाला होती नहीं। यहां हर मुकदमा 24 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन ये घी नहीं अमृत है, इसकी जांच करवा के देख सकता हूं। चलिए आप भी चलिए। मैं किसी से नहीं डरता सिवाय भेड़ियों के, और एक भेड़िया तो मैं अकेला झटके में काट सकता हूं। लेकिन वहां एक नहीं, दो नहीं, 4-6 नहीं, 200-300 के झुंड में थे। ऐसे भूखे भेड़िए जिनकी भूख दुनिया की सारी चीजें मिलकर नहीं मिटा सकते। इन भूखे भेड़ियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कभी कभी तो ये अकेले ही निरीह अबोध जीवों का शिकार करते हैं, मौका पाते धर दबोचते हैं। लोग कहते हैं कि अकेला भेड़िया डरा हुआ होता है, गलत। मैं नहीं मानता। वो डरा हुआ नहीं होता है, चौकन्ना होता है, बला का शातिर होता है, और वो शेर की तरह हेकड़ी नहीं दिखाता। मुझे अच्छे से याद है, उसने एक मरतबा गेंद से कूद कर 12 संगे की जांग पर गहरा जख्म कर दिया, वहीं छुप गया। फिर पीछे पीछे खून की लकीर पर चलकर वहां पहुंच गया
जहां पर बारहसिंगा कमजोर होकर गिर पड़ा था। ललचाई नजरों से उसे देखा, फिर पल भर में कूदकर उसके पेट को चाक कर दिया। वही चिपक गया था चौक की तरह। भला का शातिर होता है भेड़िया, थकना तो वो जानता ही नहीं ना। तो उस रोज हम निकल पड़े थे अपने सपनों को लेकर। वातावरण में अजीब सी सर्दी थी, ऐसा जाड़ा क्यों हाड़ कब जाए। और ऐसे जाड़े की रातों में निकलते हैं भेड़िए अक्सर गोलों में। मेरा गड्ढा काफी भरा हुआ था। मैं, मेरा बाप, गृहस्थी का सामान, तीन नटनियां, खूबसूरत 3 नटने। हम उन्हें पछाए ले जा रहे थे। जी नहीं जना, मुजरा कराने नहीं, हम उन्हें बेचने ले जा रहे थे। और वो खुद जा रहे थे अपनी मर्जी से। उनके लिए बिकने का मतलब है यहां से बेहतर जिंदगी का सौदा। और ये बिकेंगी तो जाहिर सी बात है हमें भी फायदा होगा। तो उस रोज हम निकल पड़े थे। हमारे गांव में ना छोटे छोटे गदबदी खूबसूरत नटनियां होते हैं। आपको मालूम है अमर सिंह की कथा, हम एक कथा कहते हैं जो हमारे राजपूतों की खास कथा है, और उससे हमारे राजपूतों की शान दिखती है। अरे आज हमारा बंग जैसे हाल हो गए तो उससे क्या हुआ, आज हमको शादी पूरी बंदे को तो आपका हाल खराब हो जाए। मेरे भाई ये जिंदगी में ये भी देखने का लिखा था कि चढ़ बह रहा है। अरे एक वक्त देखता था हमारे पास गांव थे जो हमको जागीरदारी मेरे खुद बाबा ससुर का गाँव था। अभी मैं छोरों को कूट के आई हूँ सड़क को, एक लगाई इनके सड़क, एक लगाई उनके। मालूम क्यों? अरे कठपुतली सीखते नहीं पंजाबियों के जाके कौन सा गाना है ना वह, वो चिकनी चमेली डूंगेल है तो उसके ऊपर। अरे राम, हम लोग राजपूत लोग ये डूंगे लाने के लिए मैं ये डूंगा जी इसको कहते पिछड़े वाले को, इसको हिलाते वहां पर। मेरे को बहुत गुस्सा है। एक साले की जूती निकाली, जोर की दी अपने पोते के। वो कब तेरा मर जाए इडी काटिया, तू ये कर रहा है क्या यहाँ करके? हाँ, ये सिखाने के लिए भेजा। एक जमाना था हमारा। अब मेरे पास अभी ये गले में जितना मेरा हाथ चलता वैसे हम आते थे। ऐसी रजपूती शान थी। पान राय जी को जानते हो? आप कहाँ से जानोगे? अरे तो राजपूतों की शान है दो, वो लिखते थे कविताओं के, सवायों के, चारणों के। पान राय जी पढ़ते तो लोग तलवार निकाल के खड़े हो जाते, श्राम से यूं, और बैरी का सम्मुख जो होता सामने सिर काट लेते। ऐसे थे हमारे दोहे। लेकिन अब देखो हमारा क्या जमाना है। वो नगो आते हैं ना, जिनको क्या बोलते हैं आप लोग, नगो को क्या बोलते रहे? एनजीओ। वो हमको दो करके खुद के मकान बना लिए, पद्मश्री बन गए। अरे हमारी भूले बसरे कलाकारों की ऐसी हमारी जहाल करे। एक इटटी में 20 लोग जाते हैं। हमारे अपने कमाई से हमने बस मकान बनाए थे। हमसे कहा ये कठपुतली वालों की कॉलोनी है, और वो कॉलोनी वो बिल्डर ने आकर के छीन ली और हमको घुसा दिया। हमारे पास कोई न मकान न कोई बचाता था, कोरोना खा गया। अब हमारा रोना सारा है कि ढोल भी नहीं बज रहा। अब मैं साधन के साथ नहीं रह सकती। नहीं, मैं अपने डैडी के घर भी नहीं जा रही हूँ। साधन अच्छी तरह जानती है, देवयानी जिस जगह से एक बार उठ जाती है दोबारा वहां नहीं बैठती। मुझे खुला आसमान चाहिए और इस कैद से मुक्ति। अगर मैं नहीं गई ना तो आलू गोभी टिंडा बन के रह जाऊंगी। ठीक उसी अर्थ में जिस अर्थ में मैं साधन को टिंडा, लौकी और मूली बोलती हूँ। बचपन से ही हर कोई उपदेश देता है। सवेरे उठते ही माँ शुरू हो जाती थी, दांत साफ कर लिए? डैडी पूछते थे अभी तक नहीं नहाई? स्कूल का होमवर्क, कॉलेज का ट्यूटोरियल, हर किसी को बस उपदेश देना होता है। मैंने जब भी कोई नई किताब खोली है ना, यही पाया है, हर कोई कुछ ना कुछ बस कहना चाहता है। मुझे इन सबसे नफरत है। खुला आसमान चाहिए। कैंसर की बीमारी
कभी किसी दुश्मन को भी ना हो हुजूर। मेरे बाप की बीमारी में मैं नंगा हो गया। मेरी औरत के गहने बिक गए, घर के बर्तन बिक गए। हम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में पिछले 15 सालों से ट्रक चलाने का काम करते थे। जब हमने मालिक को बताया और उससे कुछ पैसे एडवांस मांगे तो उसने हमसे 2 नंबर का माल सप्लाई करने के लिए कहा। जब हमने उसका विरोध किया तो उसने हमें वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। हमारी मजदूरी भी नहीं थी जस्सा, लेकिन हमने घुटने नहीं टेके। हमने अपने सर पर 1 लाख का कर्जा किया ताकि हम हमारे बाप को मुंबई ले जा सकें, वहाँ पे बड़े अस्पताल में उसका इलाज करा सकें। लेकिन वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ जस्सा। इधर मेरे बाप की हालत दिन पे दिन कैंसर से बिगड़ती जा रही थी, उधर मेरे बीवी और बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे थे। मेरे बाप के घावों में धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया था कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाने पर उसको नींद आती थी, और एक इंजेक्शन लगाने का डॉक्टर 5,000 रुपया लेता था। धीरे धीरे मेरी हालत इतनी पतली हो गई कि मेरे पास इंजेक्शन लगवाने तक के पैसे नहीं थे जस्सा। एक शाम मैं अपने घर लौटा तो बीवी ने कहा कि घर में चावल का दाना भी नहीं है। तभी मेरा बाप अपने कमरे से निकल कर आया और बोला, बेटा आज दर्द कम करने का इंजेक्शन लगेगा। मेरे घर आई, बस मेरा बाप मेरे पैरों में पड़कर अपनी मौत की भीख मांगने लगा। बेटा इंजेक्शन दो या मौत, बेटा इंजेक्शन दो या मौत, बेटा इंजेक्शन दो या मौत। जज साहब वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ यही रट लगाए रहता था कि मैं मरना चाहता हूँ। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह बिलखता था। मैं इंजेक्शन नहीं दे सकता था जज साहब, लेकिन मौत तो दे सकता था। धीरे धीरे न जाना कैसे मेरे हाथों ने मेरे बाप की गर्दन को जकड़ लिया, और आप यकीन नहीं करेंगे जज साहब, आती हुई मौत को देखकर मेरा बाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी कोई मनचाही मुराद पूरी हो रही हो। इस तरह से मैंने मेरे बाप को मार दिया जज साहब।